और उसके पश्चात फिर आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कि फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग। सेल्डमली योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। और इन अ नटशेल मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हम औपचारिक अर्थों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे जिसमें निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित टीचिंग मेथड्स होते हैं, निश्चित शिक्षक संकल्पना, छात्र संकल्पना, निश्चित समय सारणी, और हमें एक निश्चित समय में जो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं औपचारिक, है ना। और जैसे विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूशन है ना। और यदि आप अनौपचारिक संदर्भों में यदि हम चर्चा करें तो हमें सहज विदित होगा कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है, कि वो शिक्षा के वे साधन होते हैं जिनमें जो शिक्षा है वो कोई बहुत सुनियोजित ढंग से नहीं होती, वरन इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आपकी फैमिली आ जाती है, जो खेल से संबंधित समुदाय हैं वो आ जाते हैं, और आपके वोकेशनल जो आपके व्यवसाय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जो हम डे टू डेज लाइफ में सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, अब हम संदर्भ में चर्चा करें तो ये तो मैंने इन अ नटशेल आपको समझा दिया कि जो फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है और नॉन इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। अब यदि हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में चर्चा करें तो हमें इसके अनुशीलन से सहज विदित होगा कि वे अभिकरण जो कि मतलब ये वो अभिकरण कहलाते हैं जो जिनमें औपचारिकता का भी वैशिष्ट्य सन्निहित होता है और अनौपचारिक अभिकरणों का भी वैशिष्ट्य सन्निहित होता है, यानी इनमें दोनों का ही इम्पैक्ट पाया जाता है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते ये किसी की एक परिधि में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें दोनों का ही प्रभाव यथावत रूप से इन दोनों को मिलाकर ही एक नई संकल्पना का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो ये जो अभिकरण है, ये जो निरौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण हैं, इनमें हम प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा और जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, मास मीडिया से संबंधित एजुकेशन है, मीडिया है और दूरदर्शन है, और आपका ऑडियो वीडियो है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, इवन जो यूट्यूब से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। तो ये सभी नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाती हैं, और इसके कुछ निश्चित स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके क्या सब, चाहे आप एजेंसीज ऑफ फॉर्मल एजेंसीज पढ़ें या नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ें, उसके संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो आपको सहज विदित होगा कि इसके कुछ निश्चित और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। तो निश्चित और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इसमें कुछ इस तरह के गुण पाए जाते हैं, जिसमें कि एक तो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, और इनमें एक स्वतंत्रता का गुण भी विद्यमान होता है। जो स्वतंत्रता का वैशिष्ट्य है वो इसमें यथावत रूप से विद्यमान रहेगा, और आप जब अनुशीलन करेंगे तो आप सहज ही पाएंगे कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दूरदर्शन है और आकाशवाणी है, आपका ईमेल है, फ़ोन है, जनरल्स हैं, है ना, और कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, ये सब इसमें पाई जाती हैं। अब ये देखिए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर यदि हम जाते हैं या मतलब हम जाएं तो हमें सहज विदित होगा कि वहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम तो होता है लेकिन निश्चित पढ़ने का समय नहीं होता है ना। या डिस्टेंस एजुकेशन में है, निश्चित पाठ्यक्रम है लेकिन निश्चित पढ़ने का समय नहीं है ना, लेकिन सर्टिफिकेट यथा समय मिल जाएगा। तो इसके कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। समय भले ही विशिष्ट ना हो लेकिन पाठ्यक्रम तो निश्चित होता है। तो इस तरह से निरौपचारिक शिक्षण जो एजुकेशन है या नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, इनमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण विद्यमान होता है और दूसरा इनमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही जो संदर्भ हैं उनके वैशिष्ट इसमें विद्यमान होते हैं, है ना। तो एक तो इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये है कि इसमें जो अनुशासन की संकल्पना है, जो डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी लिबरल एजुकेशन से प्रभावित है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का तत्व भी उसमें विद्यमान है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि जो आपने जो अनुशासन की जो विभिन्न संकल्पनाओं का अध्ययन किया है, चाहे वो सोशल डिसिप्लिन हो, सोशल डिसिप्लिन के अंतर्गत ये आ सकता है, जो अनुशासन के सामान्य मानक होते हैं उनके अंतर्गत तो ये आएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सप्रेस्टिक थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन होगी या इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन होगी या इमेंसिपेटरी थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन होगी, ऐसा नहीं है इसमें। यद्यपि सबका समन्वित रूप विद्यमान हो सकता है, लेकिन जनरली सोशल डिसिप्लिन
और सेल्फ डिसिप्लिन पर इसमें एम्फसाइज किया जाता है कि आपका दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक या प्रभावात्मक अनुशासन की संकल्पना इतनी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत संभव है कई बार जो छात्र हैं वो शिक्षक के सानिध्य में नहीं रहते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इम्प्रेशनिस्टिक थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन है। लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट रहता है, जो सोशल डिसिप्लिन के मानक हैं उनको इसमें फॉलो किया जाता है ना। और इसके पश्चात मेन है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कि हम ज्ञान को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो उसमें ही जैसे फॉर्मल एजेंसीज हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज हैं और आपकी नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये जो निरौपचारिक शिक्षा है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें एक तथ्य ध्यान देने योग्य ये भी है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत संभव है कि कई बार शिक्षक आपके समक्ष उपलब्ध नहीं होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाए, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कई बार मान लिया जाता है। या फिर बच्चे हैं उनको अपना विशिष्ट प्रयत्न करके शिक्षक से कांटेक्ट करें उस इंस्टीट्यूशन में और फिर उसके पश्चात वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसमें ये बातें इसमें चलती हैं। और यदि अन्य संदर्भों पर इसके संदर्भ में हम चर्चा करें तो जो निरौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, उसके जो उद्देश्य हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत विस्तृत होते हैं और उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो तत्व है वो विद्यमान होता है। और जबकि यदि आपके औपचारिक अभिकरण हैं तो औपचारिक अभिकरणों के संदर्भ में आपने देखा होगा निश्चित समय होता है, डेफिनेट टीचिंग मेथड्स हैं, डेफिनेट करिकुलम है, डेफिनेट टीचर कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है, डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट है। एक निश्चित समय सीमा के लिए निश्चित विद्यालय में निश्चित शिक्षकों के सानिध्य में आप जाएंगे और आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात आप वहाँ से निकल जाएंगे, है ना, मतलब सर्टिफिकेट लेके। लेकिन और जो अनौपचारिक अभिकरण है उनमें तो सर्टिफिकेट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जीवन अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। निरौपचारिक अभिकरण में निश्चित उद्देश्य होते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, लेकिन बहुत संभव है कि कई चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के दायरे में भी या अनौपचारिक इम्पैक्ट भी इसमें दिखता है। कुल मिलाकर दोनों का समन्वय ही इसमें दृष्टिगोचर होता है। और ये नहीं कह सकते कि इसमें निश्चित समय सारणी होगी, निश्चित स्थान होगा, ऐसा नहीं है। जो निरौपचारिक अभिकरण है उनमें ये चीज़ें दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। आप कहीं भी बैठकर किसी भी माध्यम से, जो डिस्टेंस एजुकेशन में आप कहीं भी बैठकर किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम किसी निश्चित विद्यालय की संस्था में जाएंगे या डेफिनेट टाइम टेबल होगा या डेफिनेट टीचिंग मेथड्स होंगे, है ना, निश्चित करिकुलम है, इसीलिए दोनों का समन्वय इसमें विद्यमान है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ देखने में दृष्टिगोचर होती है कि जो हम जो भी पढ़ते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध में कई बार जैसे हम औपचारिक अर्थों में देखें, जैसे हमारा आपका इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्टली, है ना, लेकिन जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कई बार डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। उसमें एक कंप्यूटर सेमिनार इत्यादि कभी कभार हो गया और उसका ही प्रभाव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसमें लचीलेपन का तत्व विद्यमान है। देन दैट्स ऑल, मतलब इसके संबंध में यही कहा जा सकता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म? देन अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ हाँ, वेल इसके परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें कि जो प्रैग्मेटिज्म क्या है। और एक बात मैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लेट यू नो दैट व्हाट शुड आई से, दैट जो आपका ये जो कुछ और भी जैसे सोशलिस्ट, ये तो मैं बता दे रही हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यदि हम एक आपका और कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, आपका क्लियर है? नहीं होगा, है ना। तो इसके पश्चात उसके संदर्भ में भी यदि आपको उचित लगे तो उसके संबंध में भी चर्चा कर लेंगे, है ना, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। यदि हम जस्ट अ मिनट, प्रैग्मेटिज्म के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है उसको वो प्रैग्मेटिकोस से बना है, प्रैग्मा से बना है ना, प्रैग्मा से इसका आविर्भाव हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है व्यवहारिकता से संबंधित। जनरली 16th और 17th जो सेंचुरी है
उससे संबंधित दर्शन है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। अमेरिकन जनजीवन से संबंधित विचारधारा है कि जो अलग अलग देशों के निवासी अमेरिका में निवास करने आए तो उसके पश्चात उनके समक्ष एक स्पॉन्टेनियस सा क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि किस तरह से जो उनके वहाँ के जो जीवन शैली थी, जो वहाँ का जीवन पद्धति थी, उससे वो लोग मेल नहीं खा पा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग स्वयं को नहीं पा रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए जो बहू ब्याह कर जब ससुराल जाती है तो उसका मायके का इतना अधिक इम्पैक्ट रहता है कि वहाँ ससुराल के संदर्भ में वो प्रारंभ में बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाती, तब धीरे धीरे लेटर ऑन उसका कोऑर्डिनेशन बैठता है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। वैसा ही यहाँ पर था कि जब अलग अलग देशों के निवासी वहाँ पर अमेरिका गए, कुछ वहाँ पर उनके अपने अपने देशों में अलग अलग समस्याएं थी, तो वहाँ पर जब वहाँ गए तो उसके पश्चात उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ शुरू हुई। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना जीवन जीने का ढंग होता है। अब जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया, तो उनके समक्ष एक समस्या पैदा हुई कि कैसे करें, क्योंकि उनके जो अपने जीवन मूल्य थे, जो जीवन दर्शन था, जो लाइफ फिलॉसफी थी, उससे उनका मेल नहीं हो रहा था। तो एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसमें जॉन डीवी और जो सैंडर्स पियर्स है, उनका स्पेसिफिक रोल है। तो उन्होंने ये जो अन्य विचारक हैं और जो समाज के अनुभवी लोग थे या जो कहना चाहिए बौद्धिक वर्ग था, तो उसने ये विचारधारा ये मतलब बात सुझाई कि जो भी आपको उपयोगी लगे वही आप अपनाइए, जो भी आपकी उपयोगिता से संबंधित हो वो आप अपनाइए और जो शेष अनुपयोगी हो उसको त्याग दीजिए। तो इस तरह से ये जो विचारधारा है ये अस्तित्व में आई और उसके पश्चात इसको एक ये कहा जाता है कि उपयोगितावाद से संबंधित दर्शन है, वास्तविकता से संबंधित दर्शन है ना। अच्छाई और बुराई इसमें सापेक्ष है, ये रिलेटिव टर्म्स में यूज की जाती है ना। और जो इसे एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक विचारधारा भी कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं आदर्शवाद के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण की बात नहीं कही जाती है, वास्तविकता के निर्माण की बात कही जाती है। और ये इसका यदि हम प्राचीन यूनान के परिप्रेक्ष्य में इसका इम्पैक्ट देखें तो हेराक्लिटस के विचारों में इसका इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होता है। और इसके पश्चात इसमें ये भी है कि जो ये pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth, a theory of knowledge and a theory of reality। तो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने स्पिरिचुअल या नेचुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं किया है। एक थ्योरी ऑफ ट्रूथ है, लेकिन ट्रुथ की भी परिभाषा इसमें इन्होंने अलग दी है। इस तरह से नहीं कह सकते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये ट्रुथ है, नहीं, इसमें ये ट्रुथ नहीं होगा। इसमें हम यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पीवित ये ट्रुथ है ना, ये ट्रुथ भी नहीं होगा। इसका ट्रुथ सत्य के अनुसार है। सत्य किस तरह का? जो कि नित्य परिवर्तनशील है, ऑलवेज चेंजिंग। ट्रुथ इज ऑलवेज चेंजिंग। जो सत्य है वो नित्य परिवर्तनशील है। सबके सत्य अलग अलग हैं। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है उसमें ऐसा माना जाता है कि सत्य नित्य परिवर्तनशील है और जो सत्य है वो अलग अलग हैं। जैसे ए का सत्य अलग है, बी का सत्य अलग है, सी का सत्य अलग है। तो हम एक के द्वारा प्रतिपादित तथ्य और सत्य को दूसरे के द्वारा अमान्य और असत्य करार नहीं दे सकते। कहने का अभिप्राय है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो दिन है, तो हम कहेंगे कि हम दिन है, दिन के टाइम पढ़ाई हो रही है तो दिन का समय है। जो अन्य देश हैं, ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सूर्य नहीं निकला है, ये हमारा सत्य है कि हम दिन में हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सूर्य नहीं निकला है, वहाँ रात्रि है, तो वो उनका सत्य है। तो सत्य अनेक होगा, एक के द्वारा प्रतिभा। अब हम कहें नहीं सभी जगह दिन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहें सभी जगह दिन है, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि उनका हमारा ये सत्य है कि हमारे यहाँ दिन है, उनका ये सत्य है कि उनके यहाँ रात्रि है। तो सत्य अनेक हैं और सत्य नित्य परिवर्तनशील है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय, परिस्थिति, देश काल, परिवेश के अनुसार जो सत्य है वो परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तित होता रहता है ना। और एक के द्वारा प्रतिपादित तथ्य और सत्य की, एक व्यक्ति का जो तथ्य है और जो सत्य है वो आप दूसरे पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभूत सत्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रयोजनवादी विचारधारा है वास्तविकता से संबंधित विचारधारा है। सत्य से संबंधित अवश्य है, लेकिन सत्य की परिभाषा इसमें अलग अलग कही गई है। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस characteristic we can say, on the strength of this description we can say that truth is always changing. apart from this, जो प्रैग्मेटिस्टिक थिंकर्स हैं या प्रैग्मेटिस्टिक एजुकेशन है वो ये है कि इसमें सत्य की आप इफ़ यू मेंशन दैट, आपके यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें आ जाए कि जो प्रयोजनवाद है क्या वो सत्य की विशिष्ट प्रकृति से संबंधित है या सार्वभौमिक सत्य से संबंधित है। देन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि विशिष्ट प्रकृति है, यानी सत्य को अलग रूप में परिभाषित किया है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में इन्होंने सत्य को परिभाषित नहीं किया है ना।
तो वो सत्य है जो कि जीवन उद्देश्यों की प्राप्ति में फलदायक हो, वो सत्य जो कि आपके जीवन से संबंधित हो, वो सत्य नहीं जो कि किसी और के जीवन से संबंधित सत्य नहीं, आपके जीवन से संबंधित सत्य जो आपको जीवन जीने में सहायता करे। तो इस तरह से ये एक बहुतत्ववादी विचारधारा भी कही जाती है, जिसमें कई एलिमेंट्स का समन्वय इसमें दृष्टिगोचर होता है। हेडोनिस्टिक भी फिलॉसफी इसमें कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होती है, सुखवाद से संबंधित विचारधारा है। और उपयोगिता के सिद्धांत पर इसमें एम्फसाइज किया जाता है, एम्फासिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। और इसमें यही बात है कि जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है उसको आप ग्रहण कीजिए, स्वीकृत कीजिए, और जो चीज़ आपकी अनुपयोगी है उसको आप त्याग दीजिए या उसको आप स्वीकृत नहीं कीजिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसके संदर्भ में चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो इम्पोर्टेंस टू सोशल वैल्यूज है, सामाजिक जीवन को महत्व है, सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। और रूढ़ियों जो ट्रेडिशंस हैं या जो कन्वेंशंस हैं उनका विरोध करती है, क्योंकि इन्होंने कहा एक देश काल में प्रतिपादित तथ्य और सत्य दूसरे देश काल में बहुत संभव है कि वो चीज़ें व्यवहारिक अर्थों में स्वीकृत ना हो। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई वधू है, यदि वो घर में घूंघट कर रही है और वो कहीं अन्यत्र ऑफिसर है और घर वहाँ पर वो ऑफिसर जब है तो वहाँ पर यदि वो घूंघट करेगी तो वो बहुत संभव है वहाँ के लिए वो चीज़ अनुपयोगी होगी, लेकिन घर में यदि वो उस चीज़ को पालन कर रही है तो वो चीज़ अप्रिसिएशन का विषय होगी। तो जो चीज़ एक देश काल में सत्य है वही चीज़ दूसरे देश काल में असत्य सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने कहा सत्य अनेक है, सत्य नित्य परिवर्तनशील है, और जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है उसको वहाँ पर उस देश उस स्थान पर स्वीकृत कीजिए। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ों को फॉलो किया है और निश्चित लक्ष्यों के और मूल्यों का इसमें विरोध किया गया। पोजीशन ऑफ फिक्स्ड आइडियल्स एंड वैल्यूज़, इन्होंने कहा ये नहीं है, इस तरह से नहीं कहा जाएगा कि आप कहें कि जीवन में सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन ही सत्य है या कुछ जीवन आदर्श ही सत्य हैं। कई बार वो हिंड्रेंसेस का यदि कार्य करते हैं तो आप उनको फॉलो मत कीजिए, वही उन्हीं मूल्यों को फॉलो कीजिए जो कि आपके जीवन के लिए सत्य हों। तो इस तरह से इसमें इन्होंने चीज़ों को किया है। सबसे बड़ा इसका जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो तथ्य है वो विद्यमान है। फ्लेक्सिबिलिटी कि लचीलेपन, कि आप अपने जीवन में लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड को अपनाइए और बहुत ज़्यादा उसमें रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ये लोग बल देते हैं, स्ट्रेस ऑन एक्शन। उसी तरह से इसके जो वैशिष्ट्य हैं उनमें यही आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स है। चूँकि अब आप अमेरिकन जीवन पद्धति से उत्पन्न दर्शन है तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाती है। और क्योंकि आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति को इन्होंने मुख्य माना है। और इसके अतिरिक्त इसमें लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी इसमें एम्फसाइज किया जाता है। जैसे आपका जो वैश्विकता से संबंधित दर्शन है, वर्ल्ड सिटीजनशिप का दर्शन है, वो इसमें कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। और इसके अतिरिक्त जैसे आपकी जो विचारधाराएँ हैं, आप में वैश्विकता है, उदारवादी है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं ये विचारधारा है, तो उनका भी तत्व कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थों में दृष्टिगोचर होता है। और शिक्षा दर्शन का जो निर्माण है वो वास्तविक अर्थों में एक सत्य को अपने विशिष्ट तरीके से परिभाषित करने के अर्थों में ये करती हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। इट हैज़ बीन सेड बाय जॉन डीवी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट इट्स टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड्स में आपका अगर आ जाता है कि तो आपको पता होना चाहिए कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर इसमें बल दिया गया है, अनुभवों पर बल दिया गया है ना। तो ये प्रोजेक्ट मेथड पर बल दिया गया है, जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो इसके द्वारा प्रतिपादित है। तो इसके संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है आपके जो शिक्षण, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ प्रैग्मेटिस्टिक एजुकेशन। सो इट हैज़ बीन रिमार्क्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेसिव process of learning, apart from this principle of learning by doing or experience, or principle of integration, and apart from this project method also plays a significant role. Principle of utility, principle of interest, principle of experience, principle of integration. So these are the main things. Apart from this, if we consider about other things considering in the range of subject matter, so first of all we have to know that creation of new values, as I have already told you, and apart from this, to fulfill the desires of the child, development of dynamic and adaptable personality of the child, all-round development personality of the child, development of social skills. So these are the main things. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो आपको यथासंभव इसमें टीचिंग मेथड्स बता दिए, एम्स ऑब्जेक्टिव्स को भी इन अ नटशेल एक्सप्लेन कर दिया है।
और जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले यदि किसी भी दर्शन को समझना है इन नटशेल, तो सर्वप्रथम आपको ये दृष्टि करनी होगी या इस दृष्टि को विकसित करना होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, मन मस्तिष्क में बात बिठानी होगी कि इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। यदि हम वो चीज़ें दिमाग में बिठा लेंगे तो चाहे फिर टीचर कॉन्सेप्ट आ जाए, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आ जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन आ जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल आ जाए, वट तो हम उसको बड़े आसानी से उसको चिन्हित कर सकते हैं, उसको रिमार्क कर सकते हैं। यदि टीचर के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो इसमें वही है, मेन बात है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है और परिवर्तनशीलता को भी इन्होंने उपयोगी माना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंजेस, परिस्थितियों के अनुसार यू हैव टू अडॉप्ट विद अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, सो दे यूज टू एम्फसाइज ऑन दिस। Apart from this, there are also other things that pragmatism also plays a significant role for the development of the child। बच्चे के, बालक की जो साइकोलॉजी का भी इम्पैक्ट इसमें दृष्टिगोचर होता है कि बालक के जो इंटरेस्ट है, टेंडेंस और उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, उनके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा करता है और वातावरण के निर्माण पर भी बल देता है कि इस तरह का सराउंडिंग बनाई जाए, इस तरह का एनवायरनमेंट निर्मित किया जाए जिससे कि जो बालक है उसके पर्सनैलिटी का यथासंभव अच्छे तरीके से विकास हो सके। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के संदर्भ में भी यही है कि प्रवृत्तियों के मार्गांतरीकरण पर बल देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट, so there is no need to learn about impressionistic theory of discipline in the context of pragmatism। there is no need to say about impressionistic theory or suppressed theory of discipline, emancipatory theory of discipline। the main thing is that self discipline is must। सोशल डिसिप्लिन की ये चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुशासन, तो सामाजिक अनुशासन का जो संदर्भ है वो सामाजिक अर्थों में ही परिभाषित किया जाएगा, नेचुरल है, उसमें समाज का ही इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। यदि प्रोजेक्ट मेथड का थोड़ा सा इसमें बता दें, जो जिसके संबंध में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन अ नटशेल कहें तो इसमें सर्वप्रथम आपको प्रोजेक्ट का चयन है, फिर लक्ष्य निर्धारण है, आपका योजना का निर्माण है ना, क्रियान्वयन है। योजना का जब निर्माण कर लिया तो उसको वास्तविक अर्थों में कैसे आप क्रियान्वित करेंगे, है ना। समस्या की फिर समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी इसमें इन्होंने डिफाइन किया है। तो इस तरह से चीज़ों को इन्होंने परिभाषित किया है। दैट्स इसके संबंध में ये। ओके, हेलो मैम। हाँ मैम, मीनिंग ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो बुक में चीजें हैं और क्वेश्चंस हैं सेम मैच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन के जो आपको बहुत संभव अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीके से दिया गया है ना। और एक बात फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि जो आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन है ना, और ये जो इससे संबंधित एजुकेशन और जो फिलॉसफी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं और मीनिंग ऑफ एजुकेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपके आ जाते हैं। तो मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस आपके इसी से संबंधित ही आ जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी किस शब्द से बना है, जो एजुकेशन है वो किस शब्द से बना है ना। और जो एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, साइकोलॉजी से है, सोशोलॉजी से है, फिलॉसफी से है। तो इस तरह से आपके समक्ष कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे और उनमें से जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना होगा, है ना। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। मीनिंग ऑफ एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें, यानी व्हाट इज़ द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि जो ये है, ये जो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से मतलब इसका अभिप्राय हुआ कि, और लैटिन भाषा से ये उत्पन्न हुआ एजुकेटम, है ना। तो एजुकेटम में आपका यू हैव टू नो अबाउट एजुकियर, एजुकियर, इस तरह से इसमें है टू एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अपॉन, तो इस तरह से है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थों में हुआ विवेचन। तो शाब्दिक अर्थों में विवेचन के पश्चात एक इसका आपको जनरली ये बताना होगा कि जो लैटिन भाषा के, ये सेल्फ स्टडी भी थोड़ा सा दिमाग में रखनी होगी ताकि आपके समक्ष जब विकल्प उपलब्ध हो तो आप उनका सही चयन कर सकें। अलग अलग बुक्स में भले ही अलग अलग दिया है, लेकिन सर्वसम्मति से इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ही स्वीकृत किया गया है, चाहे आप उसे इंग्लिश में देख लें या किसी अन्य अलग अलग राइटर्स की बुक में भी देख लें। ये हो सकता है कि उन्होंने विविध जो विस्तृत अर्थों में अलग थोड़ा सा प्रतिपादित किया हो, लेकिन शाब्दिक अर्थ उसमें यथासंभव एक ही दिया गया है
है ना। तो इसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें तो हमें सहज विदित होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी तो करनी ही होगी कि ये तो मैंने आपको बताया एजुकेटम है, एडुसियर है, एडुकेयर है, इस तरह से इन चीज़ों को प्रतिपादित किया गया है। और यदि हिंदी में देखें तो शिक्ष धातु का जो प्रत्यय है उसमें संस्कृत का जो प्रत्यय शिक्ष धातु है उससे निर्मित हुआ है, उसमें फिर आ प्रत्यय लगा दिया गया है। और यदि इंग्लिश में हम देखें तो इसमें एक्ट ऑफ ट्रेनिंग से माना जाता है। फिर आप इसमें देखोगे कि ए का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, है ना, टू डेवलप और टू एजुकेयर, इस तरह से इसको इन्होंने डिफाइन किया है। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से द लैटिन वर्ड एजुकेटर मीन्स टू ट्रेन, ई मीन्स फ्रॉम इनसाइड, ड्यूको मीन्स टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट और टू ब्रिंग अप, टू combining the two, education comes to mean to draw from within. Education, it is a process which draws from within. Each child is born with some specific innate tendencies, capacities, inherent powers. Education draws these powers out of develop them to fulfill. So Latin word educare and educier mean to bring up, to lead out and to develop, etc. In this way we can say the word education means to develop the inborn qualities of a child to fulfill. Apart from this, thus education is a process of development. To understand the nature of education, वी हैव टू नो दैट इसके जो पार्ट्स ऑफ एजुकेशन है फिर उनके संदर्भ में चर्चा आ जाएगी। जब आप इसके अर्थ को समझ लेंगे तो उसके पश्चात फिर जो पार्ट्स ऑफ एजुकेशन है वो कौन से हैं, फिर आपके डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन आ जाएंगे। आपके जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, ये तो शाब्दिक अर्थों में हुआ। अब यदि हम समुचित अर्थों में इसकी चर्चा करें ये तो इसके अनुशीलन से हमें सहज विदित होगा कि जो एजुकेशन इन अ नैरो सेंस एजुकेशन में बी टेकन टू मीन द कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट टू डेवलप एंड कल्टिवेट अवर पावर्स, यानी जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं उनके विकास के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा करता है। अध्यापन और निर्देशन से संबंधित होता है, यानी टीचिंग और डायरेक्शन से संबंधित है, आपका गाइडेंस से संबंधित है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग का भी इसमें रोल आ जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ निश्चित डेफिनेशन दी गई हैं जो विद्वान। अच्छा, फर्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके समक्ष जैसे कोई एक डेफिनेशन दे दी जाएगी तो डेफिनेशन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जैसे शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है ना। या आपका आ जाए कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ शक्तियों के विकास से है, ये किसने कहा है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन को यदि पढ़ लेंगे और उनके विद्वानों के नाम को दिमाग में रख लेंगे, मन मस्तिष्क में यदि आप उसको रख लेंगे तो आपको यथावत तरीके से यथा समय चीज़ें स्मृति में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी कि ये इसका ये टिक मार्क है, ये इसका ये हो सकता है संभावित विकल्प। और इसमें एक एलिमिनेशन की भी थ्योरी चलती है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको क्या करना होता है कि जो सही विकल्प के चयन के लिए एलिमिनेट करना होता है, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। तो शेष दो विकल्प जब आपके समक्ष शेष रहते हैं तो आपको उन दोनों में से कोई एक बेटर विकल्प का चयन करना होता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को इसमें देखना होता है, फाइंड आउट करना होता है, थोड़ा सा अनुमान भी लगाना होता है। यदि संकुचित परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो जो संकुचित अर्थों में जो शिक्षा है वो विद्या, इसमें इसके मतलब मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें विशिष्ट प्रभाव, विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालयी शिक्षा तक ये सीमित रहती है। कुल मिला के इसमें औपचारिक शिक्षा का इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होता है। यदि हम संक्षिप्त शब्दों में और सरल शब्दों में कहें तो जो अभी हमने आपको फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन समझाई थी उसका इम्पैक्ट इसमें दृष्टिगोचर होता है। और ये मतलब एक निश्चित समय पर निश्चित विद्यालय में निश्चित शिक्षण विधियों के माध्यम से निश्चित शिक्षक के सानिध्य में निश्चित देश काल परिवेश में निश्चित विद्यालयी संस्था में आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसे हम बोलते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना, कि आप कुछ समय के लिए गए, आपने शिक्षा ली और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वहाँ से हट लिए। उसी तरह व्यापक अर्थों में फिर शिक्षा है, शिक्षा के भी विस्तृत अर्थ हैं। इसमें एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आप विभिन्न जीवन अनुभवों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। लाइफ इज़ अ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ, की जो जीवन है वो स्वयं शिक्षा है और शिक्षा स्वयं जीवन है। इस तरह से इसमें चीज़ों को कहा जाता है। और इसमें बिहेवियरल चेंज की भी बात की जाती है कि व्यवहारगत परिवर्तन। जो बालक है जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसमें बहुत जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम परिवार के सानिध्य में जब आता है, समाज के संपर्क में जब वो आता है तो फिर वो कहने का अभिप्राय ये है कि उसके जो व्यक्तित्व है उसको वो विस्तृत अर्थों में विकसित हो जाता है। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट इन अ वाइडर सेंस इट इज़ अ प्रोसेस that goes on throughout the life and it promoted by almost
every experience in life, that whatever experience you gain, it does not matter whether that it may be seldomly, it may be positive or negative, the main thing is that you will gain, आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, you will learn from that experience, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, आप उससे कुछ सीखेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का आशय इस तरह से है। फिर आप इसमें एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, आपके समक्ष कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे, तो आप उन विकल्पों में एक सही विकल्प होगा, शेष विकल्प असत्य होंगे, तो उसमें आपको चयन करना होगा। तो आपके दिमाग में यदि मन मस्तिष्क में चीज़ें यथावत रहेंगी, उदाहरण के लिए इसमें जो मेन चीज़ें हैं एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन में, तो ये है कि शिक्षा का अर्थ विद्या स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये विश्लेषणात्मक अर्थ है इसका, है ना। अब आप कहोगे कि इसमें तो व्यापक अर्थ का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, तो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन का आशय ही ये होता है कि वो दोनों अर्थों का एक तरह से विश्लेषण करता है, यानी जो संकुचित अर्थ है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है और जो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है उसका वो विश्लेषण करता है। तो इसमें दोनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होने लगता है ना। और विश्लेषण में आपको ये भी लिखना होगा, ये गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है, द्विमुखी प्रक्रिया है। एक तो शिक्षक के सानिध्य में और मतलब शिक्षक और छात्र के मध्य जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं द्विमुखी प्रक्रिया है। यदि इसी को प्रक्रिया को, ये तो ही संकुचित अर्थों में इसको डिफाइन किया गया बाइपोलर प्रोसेस को, और यदि बाइपोलर प्रोसेस को हम अनौपचारिक शिक्षा के अर्थ में या व्यापक संदर्भों में इसको डिफाइन करें तो ये है कि जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है तो वो व्यापक अर्थों में शिक्षा बन जाती है ना। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से एज एडम्स हैज एब्सोल्युटली राइट रिमार्क्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of other। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बेटा बाइपोलर प्रोसेस है। फिर इसके पश्चात इसमें जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो आ जाती है, ट्राइपोलर प्रोसेस भी आ जाता है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है कि जो बालक और शिक्षक यानी छात्र और शिक्षक के मध्य जो संवाद चलता है या जो संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से चलती है। सो करिकुलम प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। सो इसमें जो टीचर है, टॉट है यानी स्टूडेंट है, और करिकुलम, इन तीनों के संदर्भों में जो शिक्षा की प्रक्रिया है यानी जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो संचालित होता है। तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट ट्राइपोलर एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर process, and previously I have described about bipolar process. Apart from this it is also known as multipolar process, यानी जो बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। और इसको एक लार्ज या फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट के रूप में या विस्तृत कॉन्सेप्ट के रूप में, ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में इसका प्रभाव लिया जाता है। इसमें आपका तीनों इम्पैक्ट आ जाएंगे। फिर फॉर्मल एजुकेशन भी आ जाएगी, इसमें आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन भी आ जाएगी, इसमें आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मल्टीपोलर प्रोसेस में, यानी जो बहुमुखी प्रक्रिया है उसके परिप्रेक्ष्य में। और इसमें फिर इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये इसका फिर रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन आ जाएगा आपका कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये तो हुए अलग अलग इसके दृष्टिगोचर चीज़ें। तो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? यदि आपके समक्ष विकल्प प्रश्न आ जाए कि वास्तविक अर्थों में शिक्षा क्या है ना, तो वास्तविक अर्थों में सबसे पहले आपको तो ये लिखना होगा कि इस अर्थ में शिक्षा है वो कहीं ना कहीं लिबरल हो जाती है, यानी उदारवादी शैक्षिक संकल्पना को इसमें ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। और वो शिक्षा जो कि आपके जन्म से लेकर आपकी प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक चलती है, वो शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसमें आपके फिर विभिन्न इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होंगे। आपका जो मैटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट आ जाएगा, सोशल इम्पैक्ट आ जाएगा, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो वास्तविक अर्थों में शिक्षा इस तरह से डिफाइन होगी। देन यू हैव टू लर्न अबाउट सम स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो पूछ ली जाती हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। तो किसने कहा है? तो आपके समक्ष कुछ विकल्प होंगे। बहुत संभव है कि इतना याद, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि किसने कहा है। सुकरात ने कहा है या एरिस्टोटल ने या विवेकानंद ने, वॉट एवर। तो वैसे मैं ये बता दूं कि ये तो सुकरात के द्वारा कहा गया है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बोली। और एक बड़ी नोन सी डेफिनेशन है महात्मा गांधी की, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करती है ना। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन
और आई बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, है ना। मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट आ जाए, समझ लीजिए महात्मा गांधी ने ये बात कही है इस संबंध में। ये डेफिनेशन बड़ी नोन सी है ना। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये है कि ये इसके विभिन्न अर्थ हैं, और यही संकुचित अर्थ है, फिर व्यापक अर्थ है, फिर विश्लेषणात्मक अर्थ है, और आपका एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वेल आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलिज्म, है ना। रियलिज्म काफ़ी कुछ उससे संबंधित विचारधारा है। आपकी जो अभी प्रयोजनवाद बताया ना, तो प्रयोजनवाद के से संबंधित यानी वास्तविकता या यथार्थ से संबंधित विचारधारा है, जिसे हम बोलते हैं यथार्थवाद। कि ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इफ़ यू गो थ्रू द स्टडी इन डिटेल देन स्पॉन्टेनियस व्हाट यथार्थवाद मीन्स रियलिज्म, है ना। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रियलिज्म यथार्थवाद से ही संबंधित है। सो इफ यू गो थ्रू द स्टडी सीरियसली और आप इसका अध्ययन करेंगे या अनुशीलन करेंगे तो आपको सहज विदित होगा। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है दैट कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है ना। तो जो रियलिज्म जो विचारधारा है, इसमें कहीं ना कहीं एरिस्टोटल और जो जैन फिलॉसफी है उसका भी इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होता है, लेकिन आपको उसके वो अलग से एक सेपरेट पोर्शन है, ये अलग से सेपरेट पोर्शन है। तो रियलिज्म के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें तो हमें सहज विदित होगा कि जो ये 15वीं शताब्दी से इसका विकास माना जाता है, मतलब 15th सेंचुरी से इसका डेवलपमेंट माना जाता है, और 18th सेंचुरी तक इसका काफ़ी कुछ चलता है, और इसने शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रोल प्ले किया है। इट ऑल्सो प्लेड अ स्पेसिफिक रोल about in perspective of education also. So first of all we have to know that what is the meaning। यथार्थ से संबंधित विचारधारा है, वास्तविकता को ही सत्य मानती है, मैटर को रियल मानती है, रियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस रियलिटी और रियल चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करती है। किसी काल्पनिक सत्य, किसी काल्पनिक जगत या हाइपोथेटिकल सत्य या स्पिरिचुअल सत्य, इन संदर्भों में ये डिस्कस नहीं करती है ना। तो ये इससे संबंधित विचारधारा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जनरली पूछ लिया जाए, जैसे यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, एज यू ऑल नो इट वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब रियल शब्द कहाँ से बना है? रियल शब्द ग्रीक भाषा से बना है, रेस शब्द से उत्पन्न हुआ है, RES रेस, है ना। रेस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है वस्तु, और वस्तु से संबंधित दृष्टिकोण, है ना, उससे संबंधित विचारधारा है। और ये कहीं ना कहीं संसार का जो आरंभ है वो वैदिक एजुकेशन में भी इसके जो तत्व हैं वो दृष्टिगोचर होते थे। और ये एक भौतिकवादी दर्शन है, हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है, यानी सुखवाद से संबंधित विचारधारा है। और संसार को पंच तत्वों से वैदिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें यथार्थवाद के संदर्भ में, मतलब वी टॉक अबाउट वैदिक एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी क्षितिजल पावक गगन समीर, ये जो पंच तत्व हैं, उन जो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है ना, तो जो पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, उनसे संबंधित जो 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण मानती है। चारवाक दर्शन है वो भी कहीं ना कहीं भौतिकवादी दर्शन से ये प्रभावित होती है, और हेडोनिज्म पर आधारित विचारधारा है। हेडोनिज्म का अभिप्राय है कि सुखवादी दर्शन से संबंधित विचारधारा है, और जो जीवन में जो चीज़ें आपको जीवन में सुख देती हैं, सही हैं आपके लिए, वही चीज़ों को अपनाइए। और चारवाक दर्शन का भी इसमें इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होता है कि जैसे आपने चारवाक फिलॉसफी में पढ़ा होगा कि यावत जीवेत, बड़े नोन सा श्लोक है ये कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, है ना। उसी तरह से इसमें एक और श्लोक आता है कि जब पीते रहो जब तक पियो, जब तक कि पृथ्वी पर गिर ना पड़ो। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो मैटेरियलिस्टिक अर्थों में है उसको प्रतिपादित किया जाता है। तो इस तरह से ये चारवाक फिलॉसफी में। और सुखवाद, जैसे कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अधिक से अधिक सुख चाहता है और कम से कम दुख चाहता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा करता है। और जो यथार्थवाद के अनुसार जो वास्तविक संसार है वो यथार्थ है, इंद्रियों के द्वारा ही केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कि जो आपकी जो सेंसेस हैं उनके माध्यम से ही आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने से जो हम प्रत्यक्ष में देखेंगे वही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कोई शेष सत्य नहीं है। तो नेचुरल है, जब जो प्रत्यक्ष में दिखेगा यदि वही सत्य है तो फिर ईश्वर की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तो दृष्टिगोचर कहीं भी नहीं होता,
है ना। तो वो तो इसलिए उसके संदर्भ में बात नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये वास्तविकता को के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं। Apart from this, they used to emphasize on this fact that realism is the reinforcement of our common acceptance of the world as it appears to us. Apart from this, they also used to emphasize on this fact that realism means a belief or a theory which looks upon the world as it seems to us. जो संसार है उसको यथावत रूप में स्वीकार करना, जैसा है जैसे को तैसे के रूप में स्वीकार करना। उसमें आप किसी भी प्रकार का उसमें अपनी इमेजिनेशन या कल्पना का समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। इसमें आप जो भी करेंगे वो अपने सेंसेस के आधार पर करेंगे। आत्मा को ये लोग पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानते हैं कि भाई जो शरीर है, जैसे चार्वाक दर्शन है ना कि शरीर है तब तक की आत्मा है, वैसे आत्मा नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को ये लोग भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती है। क्योंकि जो चीज़ें आपको इंद्रियों से दिख रही हैं वही एकमात्र सत्य है। तो आत्मा, परमात्मा, प्रीवियस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, इन संदर्भों में ये लोग चर्चा नहीं करते, या ये कहें कि इन संदर्भों में ये मौन रहते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त इसमें जो इसके यदि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म के परिप्रेक्ष्य में यदि हम चर्चा करें तो फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू, यानी जो वास्तविक जगत है या जो दृश्य जगत है वही एकमात्र सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई भी शेष सत्य नहीं है। इन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान है, ज्ञान का द्वार है, यानी सेंसेज आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो यथार्थवादी विचारक हैं वो मानते हैं कि जो चीज़ हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो चीज़ हम टच करके, स्पर्श करके, सूंघ कर, अनुभव के माध्यम से, देख कर, सुन कर, अपनी पंचेंद्रियों के माध्यम से या अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो नॉलेज हम गेन करते हैं वही एकमात्र सत्य है और इसके अतिरिक्त शेष कोई सत्य नहीं है। दैट इज वाई इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली राइट रिमार्क्ड बाय J.S. Ross that realism simply affirms the existence of an external world as it therefore the antithesis of subjective idealism. Apart from this, they also emphasize on this fact that senses are the gateway of knowledge. इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पहला सुख निरोगी काया है ना, दूजा सुख संसार की माया, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना ही मुख्य है। और जब हम स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे, तभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो सशक्त रहेंगी और इंद्रियों के माध्यम से हम सांसारिक अनुभूतियों को महसूस कर सकेंगे। तो इसमें इन्होंने वास्तविकता को सत्य माना है, यथार्थ को सत्य माना है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही है। और जो इन्होंने कहा है कि जो मानसिक जीवन या रचनात्मक जीवन भी यदि हम जीते हैं तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही जीते हैं। और इसके अतिरिक्त ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी संबंधित है कहीं ना कहीं, कि जड़ और चेतन वस्तुएं जो होती हैं संसार में उनके परिवर्तन के संदर्भ में अवश्य बात करता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि उनके संबंध में ये कोई सुपर नेचुरल पावर का इम्पैक्ट दृष्टिगोचर करता है, कहने का अभिप्राय ये है, यदि हम सरल शब्दों में कहें कि संसार में जो भी चेंजेस दृष्टिगोचर होते हैं उनको वो साइंटिफिक नियमों के माध्यम से डिफाइन करता है कि भाई यदि पौधा है, पौधा हरे से पीला हो गया तो क्यों हुआ, या उसका जो विकास है वो किस तरह से हुआ, तो वो साइंटिफिक वे में उसको डेवलप करेगा। हम लोग जैसे कह देते हैं ना, एक जनरल जो स्पिरिचुअल काइंड पर्सन होता है कि सब ईश्वर की माया है, देखो ईश्वर किस तरह से, कहीं धूप कहीं छाया, ये नहीं चलेगा। वहाँ पर धूप और छाया के बीच में सूर्य की गति निर्धारित की जाएगी, चंद्रमा की गति निर्धारित की जाएगी, है ना। जो विभिन्न आकाश गंगाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा, तो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। कहीं भी सुपर नेचुरल कंसेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर, परा प्रकृति से संबंधित जो तथ्य हैं सत्य हैं, नियति से संबंधित जो तथ्य हैं सत्य हैं, जो प्रीवियस लाइफ यानी जन्म, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उनके संदर्भ में ये चर्चा नहीं करता है। वैज्ञानिक नियमों पर बात करता है, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पर बात करता है, शरीर के स्वस्थ रखने के संदर्भ में बात करता है। और दैट इज़ वाई इट ऑल्सो emphasize on this fact that it rejects ट्रांसेंडेंटलिज्म, यानी पारलौकिकता की या परा प्रकृति की या परा शक्ति की या परा जगत की अस्वीकृति की बात करता है। दिस इज नो, देयर इज नो अदर लाइफ, देयर इज नो प्रीवियस लाइफ, देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो यही कारण है कि इन सब चीज़ों पर बल देने के कारण कहीं ना कहीं इसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि जब आप पुनर्जन्म या पूर्व जन्म के संदर्भ को भूल जाते हैं तो व्यक्ति फिर कार्य करने के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। फिर वो पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये जो अवधारणाएं हैं जो कि आध्यात्मवाद या वैदिक एजुकेशन से संबंधित हैं,
उनके संदर्भ में बात नहीं करेगा, क्योंकि पाश्चात्य जगत से उत्पन्न विचारधारा है, जहाँ पर दर्शन का अर्थ ही होता है कि किस तरह से जो नॉलेज है उसको गेन किया जाए, और नॉलेज गेन करना ही अपने आप में एक आनंद है। जैसे हम लोगों के भारतीय संदर्भों में नॉलेज गेन करना आनंद नहीं है, हम लोगों के यहाँ तो दुख निषेध की बात कही गई है, लेकिन दुख निषेध किस परिप्रेक्ष्य में? अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के परिप्रेक्ष्य में, जीवन का जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, है ना। लेकिन ये लोग किस परिप्रेक्ष्य में ये कहते हैं नॉलेज गेन करना ही अपने आप में एक आनंद है, यानी मार्ग के आनंद की बात करते हैं। हम लोगों के यहाँ ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन मोक्ष की बात करते हैं सबसे पहले, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, यानी ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। यदि हम ज्ञान भी प्राप्त करें तो सेल्फ रियलाइजेशन हो उसमें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो उसमें। लेकिन ये लोग बात करते हैं कि जब परा प्रकृति को पारलौकिकता की स्वीकृति कर देते हैं तो उसमें फिर ये सब चीज़ें जो अवधारणाएं हैं वो सब निगलेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड पर एम्फसाइज किया जाता है, विचारधारा में ऑब्जेक्टिविटी का जो तत्व है या वैशिष्ट्य है वो विद्यमान है ना। वस्तु जगत की नियमितता पर भी बल देते हैं ये लोग, रेगुलरिटी इन ऑब्जेक्टिविटी, कि इसमें ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें संसार में दृष्टिगोचर हो रही हैं वो एक यांत्रिक मैकेनिकल उनमें तथ्य है, उनमें साइंटिफिक अवधारणाएं सन्निहित हैं, और मनुष्य वो यांत्रिक दृष्टि से कार्य करता है। यही इंडियन फिलॉसफी, जो चारवाक फिलॉसफी है इंडियन संदर्भों में, उसको भी इसमें इम्पैक्ट चूँकि दिखता है। हेडोनिस्टिक फिलॉसफी का सुखवादी दर्शन है, हम लोगों के यहाँ दुखवादी दर्शन है, लेकिन दुख से सुख की ओर अग्रसर हुए हैं। ये लोग सुख के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो वस्तु जगत की नियमितता को साइंटिफिक संदर्भों में विवेचित करते हैं, अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ही जानते हैं कि जो रेगुलरिटी इन ऑब्जेक्टिविटी है उस पर इन लोगों ने एम्फसाइज किया है। विभिन्न प्रयोगों पर भी ये लोग बल देते हैं कि निरीक्षण है, अवलोकन है, यानी ऑब्जर्वेशन है, आपका सिंथेसिस है, और आपका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ना, एक्सपेरिमेंट है, इन सभी चीज़ों पर करते हैं। यदि किसी चीज़ को स्वीकृत करना है तो इन सब चीज़ों पर करो। अब चूंकि परा शक्ति, परा प्रकृति को तो हम देख नहीं सकते, अब चूंकि वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, तो इसलिए ये लोग उसके तत्व को या उसके अस्तित्व को डिनाय करते हैं। फिर इसी तरह से उसमें फिर विभिन्न प्रकार के यथार्थवाद आ जाते हैं, जैसे मानवतावादी यथार्थवाद है आपका, है ना, और वास्तविक जगत से संबंधित यथार्थवाद है। फिर उसमें बहुत सारे जो विचारक हुए हैं उनके नव यथार्थवाद है, वैज्ञानिक यथार्थवाद है, यानी न्यू रियलिज्म है, साइंटिफिक रियलिज्म है, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है। इसके जो प्रतिपादक है